हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप आपको ये एमसीक्यू की सीरीज बहुत पसंद आ रही है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। सो हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड मार्क द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वाज ओनली फॉर्मल इन नेचर बिकॉज इट फोकस्ड ऑन मॉरल, physical, spiritual and intellectual aspects of life. Second statement is the ancient education system of India focused on holistic development of students and it was free and centralized. So क्या होगा इसका राइट आंसर? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत है, ये दोनों में से कोई एक सही है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वाज ओनली फॉर्मल इन नेचर। ये वर्डिंग इस स्टेटमेंट को गलत कर देती हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में वो सिर्फ फॉर्मल नहीं था, इट वाज बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। क्योंकि एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम में दी जाती थी। गुरुकुल सिस्टम में जब आप पढ़ते थे जाकर के तो वहां पर सारी जो प्रोसेसेस थी वो फॉलो होती थी, तो वो फॉर्मल एजुकेशन थी। लेकिन जो एजुकेशन थी वो घरों से ही शुरू हो जाती थी, घरों में भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। वैल्यूज वगैरह सिखाना घर से ही शुरू हो जाता था। विलेजेस में एजुकेशन मिलती थी, टेम्पल्स में, रिलीजियस प्लेसेस में एजुकेशन यंग चिल्ड्रंस को देना स्टार्ट कर दी जाती थी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए जो एजुकेशन थी वो फॉर्मल भी थी और इनफॉर्मल भी थी। और आगे जो ये बातें लिखी हैं बिल्कुल सही है, वो मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया करते थे। सेकेंड स्टेटमेंट इज द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फ्री भी थी एजुकेशन लेकिन सेंट्रलाइज नहीं थी, ये डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज क्यों थी? अगर एजुकेशन आपकी इनफॉर्मल है, गुरुकुल सिस्टम में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, घरों में भी, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर भी, तो आपकी एजुकेशन वो अपने आप डिसेंट्रलाइज हो गई, तो वो सेंट्रलाइज नहीं थी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ह्यून सेंग द फेमस पिलग्रिम फ्रॉम चाइना विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड स्टडीड एंड टाउट देयर इन द 7th century AD. सेकंड स्टेटमेंट इज यूनेस्को डिक्लेयर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर ऑफ 1985। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या फिर 2 सही है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ह्यून सेंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था 7th century AD में और वहां पढ़ाया भी था, ये बिल्कुल सही बात है। ह्यून सेंग चाइना का एक ट्रेवलर था जो आए थे इंडिया में और इन्होंने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, वहां पर ये पढ़ते भी थे, बुद्धिज्म की इन्होंने स्टडी करी थी और हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर ये आए थे 7th century AD में। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है यूनेस्को डिक्लेयर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर ऑफ 1985। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था इन द ईयर ऑफ 2016। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंशिएंट टाइम्स इन गुरुकुल सिस्टम बासु लर्नर was expected to learn up to dash years of age in गुरुकुल। तो बासु लर्नर को गुरुकुल सिस्टम में कितने ईयर्स ऑफ एज तक एजुकेशन लेनी पड़ती थी? बासु लर्नर ये लर्नर्स की कैटेगरी है जो गुरुकुल सिस्टम में हुआ करता था। तो 12, 24, 6 या फिर 8, इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24। सो देखो गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, बासु, रुद्र एंड आदित्य। बासु लर्नर ये अप टू एज ऑफ 24 एजुकेशन लिया करते थे गुरुकुल सिस्टम में, रुद्र ये अप टू द एज ऑफ 36 एजुकेशन लेते थे एंड आदित्य ये लेते थे एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 48। तो याद रखना बासु 24 ईयर्स तक, 24 ईयर्स ऑफ एज तक, रुद्रा 36 ईयर्स ऑफ एज तक एंड आदित्य 48 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 24।
Next question is the University Education Commission 1948 recommended that there should be minimum dash working days excluding examination days in universities and colleges. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में आया था उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि मिनिमम कितने वर्किंग डेज होने चाहिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेट्स 180 200 220 या फिर 240. ये डॉक्टर राधाकृष्णन वाला कमीशन है 1948 का. तो कितने डेज इन्होंने बोले थे? सही आंसर हमारा हो जाएगा 180. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नवंबर 1948 में. रिपोर्ट इन्होंने अपनी सबमिट करी थी अगस्त 1949 में. बहुत सारी रिकमेंडेशन इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में दी थी. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी कि जो एग्जामिनेशन डेज हैं उनको एक्सक्लूड करके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो 180 होने चाहिए, ये इन्होंने बोला था. तो इसको भी याद रखिएगा, 180 डेज हैं. Next question is Supreme Court was directed in judgment given in 1991 to make the subject dash compulsory in the college curriculum. कौन से सब्जेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था 1991 में कि कॉलेजेस में ये कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा? चार ऑप्शन है, वुमेन स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर वैल्यू एजुकेशन. कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया था कॉलेज में आफ्टर द 1991? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, एनवायरमेंटल स्टडीज. आई एम श्योर आप सभी ने इसको पढ़ा होगा. अगर आपको याद है तो ग्रेजुएशन में कंपलसरी था आपको पास करना एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में अपनी एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाना पड़ेगा और ये कंपलसरी पार्ट होगा करिकुलम का. तो इसको मैंडेटरी इसलिए करा गया, मैंडेटरी करने का पर्पस था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स जाने, उनको हम बताएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इसकी क्या जरूरत है, एनवायरमेंट के क्या कंसर्न इस टाइम पर चल रहे हैं, किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं. ठीक है, जो भी इश्यूज हैं इक्विटी से रिलेटेड, सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, उन इश्यूज को हम इंट्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स को और उनको पता चले कि एनवायरमेंट की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर में बचाना है, तो हमें एनवायरमेंट को सेव करना होगा. इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडी को इंट्रोड्यूस किया गया था. अगला सवाल है असर्शन रीजन का सवाल है. असर्शन कह रही है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज एसेंशियल टू डेवलप एन इंडिविजुअल एंड हेल्प हिम और हर टू गेट ए पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स शेपिंग देयर फ्यूचर. रीजन है वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी गिवन विदाउट रिलीजियस एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस. थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं इसको. असर्शन रीजन का सवाल है, अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा. कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट विल बी द राइट आंसर. तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट. तो असर्शन हमारी कह रही है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो एसेंशियल है एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. ये बिल्कुल सही बात है कि वैल्यू एजुकेशन अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हो तो उससे हेल्प मिलती है एक इंडिविजुअल को अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में ले जाने में. रीजन कह रहा है कि वैल्यू एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप नहीं दे सकते विदाउट रिलीजियस एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन. तो देखो ये रीजन हमारा गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन अलग है, रिलीजियस एजुकेशन अलग है. वैल्यू एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक हमारा आर्टिकल भी है, उसे भी हम यहां पर जान लेते हैं. तो आर्टिकल 28 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं में आता है. तो आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट्स के फंड से मेंटेन होता है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता. रिलीजन के बारे में आप पढ़ा सकते हो, तो हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के रिलीजन हमारी कंट्रीज में हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो ये सब तो हम पढ़ते ही हैं आर्ट एंड कल्चर में भी. तो रिलीजन के बारे में आप पढ़ा सकते हो लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि अगर किसी रिलीजन में कोई पर्टिकुलर रिचुअल दिया है या कोई पर्टिकुलर वेशभूषा के बारे में जिक्र है कि आपको ये पहननी है, तो आप बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि सुबह आपके आकर के आपको इस रिलीजन के हिसाब से ये प्रेयर करनी है. ये सब आप नहीं कर सकते. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया ही रिलीजियस एजुकेशन के लिए है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है और स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन है तो वहां पर रिलीजियस
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती एज पर द आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक प्रोविजन था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, next question is from the list given below identify the institutions which are not part of 9 national coordinators of स्वयं। तो स्वयं के टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको बताना है कौन से इनमें से कोऑर्डिनेटर्स नहीं हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम बेंगलोर, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईएससी बेंगलोर, इनमें से कोई ऐसा होगा जो स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर्स में नहीं है, तो वो कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 ए एंड ई ओनली। ए एंड ई की मैं बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईएससी बेंगलोर ये 9 कोऑर्डिनेटर्स में नहीं आता है, बाकी आईआईएम बेंगलोर, यूजीसी, एआईसीटीई तीनों आते हैं। टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के, याद रखना है। पहला है एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एनपीटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यूजीसी फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, सीईसी for undergraduate education, NCERT for school education, NIOS it is also for school education, IGNOU for out of school students, IIMB यानी कि Indian Institute of Management Bangalore for management studies and NITTR is for the teachers training programs। तो 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, next question is which of the following organization has an objective to regulate and properly maintain the norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith। so, कौन सी organization है, कौन सी संस्था है जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करती है कंट्री में? यूजीसी, एनसीटीई, एनआईईपीए या फिर आईसीएसएसआर। so, काफी इजी ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। सो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इन 1995। तो याद रखना इसका जो एक्ट है वो 1993 है, लेकिन इसको सेटअप किया गया था 1995 में, क्योंकि एक्ट के अंडर किया गया था इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव्स है कि कंट्री में जो भी टीचर्स के एजुकेशन का सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको अच्छे ढंग से प्लान करना, ताकि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके। जो भी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी को बनाने का काम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का होता है। इनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ये बहुत सारे जो टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं प्री प्राइमरी के ऊपर, उन पर भी फोकस करते हैं। इसके साथ ही प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्कूल्स में नॉन फॉर्मल, इसके साथ ही पार्ट टाइम एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, तो जितनी भी टाइप की एजुकेशन है उसमें जो टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने का काम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पास है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका वाइड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर डैश इन नेचर। तो किस टाइप की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं ज़्यादातर इंडिया में? एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज कौन होती हैं? जिनका अपना एक सेंट्रल कैंपस होता है और उसके अलावा इनके बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं उनको ये एफिलिएशंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं इन यूनिवर्सिटी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्या है? एक सेंट्रल कैंपस भी है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं और वो कॉलेज एफिलिएटेड हैं टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हमारे इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जहां पर एक यूनिवर्सिटी है और उसको एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि एक स्टेट है, वहां पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहां पर जो कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर वो उस यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड हैं। ठीक है, ये कॉलेजेस जो हैं वो विद इन द कैंपस एज वेल एज आउटसाइड द कैंपस दोनों ही हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSSR। सो ICSSR की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ स्पेस साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक सर्च एंड रिसर्च, या फिर इंडियन कांग्रेस ऑफ स्पेस एंड साइंटिफिक रिसर्च। काफी आसान सवाल है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन 1969। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस था सोशल साइंसेज के एरिया में रिसर्च को प्रमोट करना। तो ICSSR एक स्कीम को भी कोऑर्डिनेट करता है, एक स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर रहा है, एंड दैट स्कीम्स नेम इज इम्प्रेस। इससे एग्जाम में आपसे पहले भी सवाल पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्रेस की फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो है ICSSR का। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी ताकि सोशल साइंसेज के एरिया में रिसर्च को प्रमोट कर सकें, और जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसकी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन के लिए सोशल साइंसेज में रिसर्च करके हम वाइटल इनपुट्स जो हैं वो जनरेट कर सकें, कि हमें पॉलिसी फॉर्मेशन में एक अच्छे इनपुट्स मिलें जिससे हम अच्छी पॉलिसीज बना सकें फॉर द सोसाइटी। इसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। इसका एम है कि जो भी एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो एनहांस हो, ताकि एकेडमिक्स में जो रिसर्च हो रही है वो पॉलिसी मेकर्स को भी पता चले, ताकि एक अच्छी पॉलिसीज हम बना सकें फॉर द सोसाइटीज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन सो डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में जिक्र है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ये एक हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अभी फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना है लेकिन फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है, उसको हम कहते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर पीरियोडिक इवेल्युएशंस ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एज रिकमेंडेड बाय AICTE काउंसिल। सो कौन सी बॉडी है जिसको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम्स के स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को इवेल्युएट करने के लिए बनाया गया है? आपके ऑप्शन है NAC, NBA, NIRF या फिर ARIIA। क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हमारा होगा NBA, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन। सो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको 7 जनवरी 2010 को बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव था कि जो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना, उनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको इवेल्युएट करना। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर हमारा NAC और NBA में है, इसको याद रखना। NAC एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को। NBA एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड नहीं करता, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल MBA प्रोग्राम है तो NAC MBA प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन नहीं देगा, वो पूरे इंस्टीट्यूशन को देगा, लेकिन NBA जो एक्रेडिटेशन देगा, जो इवेल्युएशन करेगा, वो करेगा पर्टिकुलर MBA प्रोग्राम की। ठीक है, और भी प्रोग्राम हो सकते हैं MBA प्रोग्राम में, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और NIRF और ARIIA ये तो रैंकिंग्स के नाम है, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप that was incorporated to implement skill development program। तो कौन सी बॉडी है जो PPP पार्टनरशिप, जो PPP मॉडल पे बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर?
सही आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में ये आती है। 2009 में इसको बनाया गया था। उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ करती थी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आ गई है जब से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बनाया गया है 2015 में। ठीक है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का 49% स्टेक है, बाकी 51% स्टेक प्राइवेट सेक्टर के पास है। ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाती है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उसको इंश्योर करना। इसमें कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ में हम प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर के आएँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर करें, ताकि उनसे हमें फाइनेंस भी मिल सके और बाकी का सपोर्ट भी मिल सके। जो भी नॉलेज है प्राइवेट सेक्टर के पास वो शेयर कर सकें, स्किल डेवलपमेंट कर सकें हमारे यूथ में, और जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो फाइनेंशियल हेल्प भी उससे मिलती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Next question is National Council for Vocational Training NCBT was set up in। So National Council for Vocational Training को कब सेटअप किया गया था? आपके ऑप्शन है 1956, 1964, 1985 या फिर 2009। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1956। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था इन द ईयर ऑफ 1956। एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस करती है, यानी इसका जो नेचर होता है वो एडवाइजरी होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो भी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग होती है उसके लिए करिकुलम को सेटअप करना, जो भी स्टैंडर्ड्स उसके लिए होने चाहिए उसको प्रिस्क्राइब करना, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी पॉलिसीज बनानी होती हैं, जो भी प्रोग्राम सेटअप करने होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि एरिया रैंक्स इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन 7 पैरामीटर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दोज पैरामीटर्स। तो एटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट ये एक रैंकिंग होती है, एरिया भी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें टोटल 7 पैरामीटर्स हैं। आपको यहाँ पर 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इन 5 में से वो इन 7 में से कौन से पैरामीटर्स आते हैं। ए है हमारे पास बजट एक्सपेंसेस टू सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, प्रमोशन एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, promotion of Indian style innovation and innovations in governance of institutions। So, क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी एंड ई ओनली। सो देखते हैं ए, सी, ई क्या है। ए है बजट एक्सपेंसेस टू सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड, ये होगा हमारा, होगा क्या नहीं, यहाँ पर बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। बी क्या है? स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। एंड डी है प्रमोशन ऑफ इंडियन स्टाइल इनोवेशन। तो ये दोनों नहीं होंगे, बाकी तीनों ही होंगे। देख लेते हैं टोटल 7 पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो एरिया रैंकिंग बेसिकली है क्या? एरिया रैंकिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस को इनोवेशंस और जो भी उनमें स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है उसके हिसाब से रैंक करती है। इसमें टोटल 7 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है बजट एक्सपेंसेस टू सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड, इसके टोटल 20 मार्क्स होते हैं, यानी कि कितना बजट आप इनोवेशन के ऊपर रख रहे हो, कितना खर्चा उसका कर रहे हो, और जो आपने इनोवेशंस करी क्या आपने उससे रेवेन्यू भी जनरेट किए नहीं, ये यहाँ पर देखा जाता है। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज टू सपोर्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, कि क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां पर आप इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकते हो। अवेयरनेस एक्टिविटीज फॉर प्रमोटिंग आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, क्या स्टूडेंट्स में आइडिया जनरेट करने के लिए, आइडिया, उनकी जो आइडिया जनरेशन कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहांस करने के लिए क्या वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज करी जाती हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज करी जाती हैं या नहीं, इसको देखा जाता है। तो इसमें मार्क्स भी हैं, मार्क्स आपको याद रखना इतना जरूरी है नहीं। प्रमोशन एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप को कितना प्रमोट कर रहा है, कितना उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई आइडिया लेकर के आ रहा है तो क्या वो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है या नहीं, ये देखा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन को यहाँ पर देखा जाता है। इनोवेशन लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, क्या इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें इनोवेशन आपको सिखाई जाती है।
जो गवर्नेंस होती है इंस्टीट्यूशन की, कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो वहां पर जो डे टू डे उनकी गवर्नेंस होती है उसमें इनोवेशन का कितना रोल है ये भी देखा जाता है। तो इन टोटल 7 पैरामीटर्स के ऊपर उनको रैंक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको शॉर्ट में हम PMKVY भी कहते हैं। इसको इम्प्लीमेंटिंग कौन सी एजेंसी करती है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंप्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को? क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इंप्लीमेंट करने का काम है NSDC के पास। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है। इसको लॉन्च किया गया था 2015 को। ऑब्जेक्टिव है कि जो स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम्स होती हैं उनको प्रमोट करना, जो हमारा इंडियन यूथ है वो इस तरह की स्किल्स को एक्वायर करे जो इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो इंडस्ट्री में चाहिए होती हैं और यूथ के पास अगर वो स्किल्स नहीं होंगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो पर्पस है कि इस तरह के स्किल्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करा जाए और इंडियन यूथ को इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, इस तरह के सर्टिफिकेट्स वो एक्वायर करें जिससे कि उनको एक बेटर लाइवलीहुड सिक्योर करने में आसानी हो। ठीक है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हायर एजुकेशन इनिशिएटिव एम्स एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू एनकरेज देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन सा हायर एजुकेशन इनिशिएटिव है वो जो साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के टैलेंट पूल को टैप करता है ताकि उनकी एंगेजमेंट को इंक्रीज की जा सके इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? आपके ऑप्शन हैं ज्ञान, स्वयं, ई विधान या फिर ई सक्षम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो सही आंसर हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान। ज्ञान की फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। इसमें किया क्या जाता है कि साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का जो टैलेंट पूल है उसको टैप करने की कोशिश करी जाती है ताकि उनकी जो एंगेजमेंट है उसको हम बढ़ा सकें, उनको एनकरेज कर सकें कि वो अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करें इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जब ग्लोबल साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स की एंगेजमेंट इंक्रीज होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो उससे होगा क्या? उससे इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट्स और फैकल्टी की जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं उनकी इंटरेक्शन होगी ग्लोबल इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक एक्सपर्ट्स के साथ। उससे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें एनकरेज भी किया जाता है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनको हम यूज़ करें कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम काम कर सकें, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उनका हम यूज़ करें टू सॉल्व द इंडियन प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान। स्वयं ये तो मूक प्लेटफॉर्म है। ई विधान, ई विधान में और ज्ञान में कंफ्यूज नहीं होना है। ई विधान में डेटाबेस होता है साइंटिस्ट का, ज्ञान में डेटाबेस नहीं है। एंड ई सक्षम जो है ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक स्कीम है, ठीक है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज आर कंसिडर्ड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज इंडिया में इनमें से कौन कौन से कंसिडर किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, MBA, वेब डिजाइनिंग, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया। तो प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से कंसिडर होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही जवाब हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, BC&E। BC&E क्या है? MBA, वेब डिजाइनिंग एंड एनिमेशन एंड मीडिया। BSc, BA, BCom इस तरह के कोर्सेज को एकेडमिक कोर्स कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स नहीं कहते। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या क्या आता है तो ये सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसे आप खुद यहाँ से पढ़ लेना। इसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, लॉ, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एनिमेशन ये सारे आते हैं। तो इनको इस लिस्ट को आप एक बार यहाँ से देख लेना। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है? प्रोफेशनल एजुकेशन एक ऐसी फॉर्मलाइज्ड अप्रोच है जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है किसी इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जिस भी फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स होगा उस फील्ड से रिलेटेड उसको नॉलेज दिया जाएगा और उसको सिखाया जाएगा कि किस तरह से उस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे इन द रियल वर्क सेटिंग्स। इस तरह की एजुकेशन को हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये प्रोफेशनल एजुकेशन में यहाँ पर कंसिडर होते हैं। BA, BSc, BCom याद रखना, इनको हम एकेडमिक कोर्सेज बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? लिस्ट हमारे पास दी हुई है 5 इंस्टीट्यूशंस की। सबसे पहले है अद्यर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, मैथिक सोसाइटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स इनमें से कौन कौन से हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ACND। सो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं? जहां पर ओरिएंटल स्टडीज करी जाती हैं। ओरिएंटल स्टडीज क्या होती हैं? ओरिएंटल स्टडीज एक ऐसी एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम नियर ईस्टर्न और फार ईस्टर्न सोसाइटी के कल्चर, उनकी लैंग्वेज, पीपल्स, उनकी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं। नियर ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न सोसाइटीज कौन सी हुई? जैसे कि इंडिया है, चाइना है, जापान है, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो इन सभी को हम कहते हैं ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, यहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, उसको जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं ओरिएंटल स्टडीज़। हाल ही में इस सब्जेक्ट्स को मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ और एशियन स्टडीज़ के नाम से भी जाने जाना लगा है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। इंडोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब ही है कि इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, इंडिया के लोग हैं, इंडियन सोसाइटी है, इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ की जो आर्कियोलॉजी है, जो हिस्ट्री है, उसको स्टडी करना। साथ में एशियन जो हिस्ट्री है वो भी इसमें साथ में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो कल्चर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं इंडिया में और एशिया में, उन सभी की जो स्टडी हम करते हैं उसको हम इंडोलॉजी बोल देते हैं। सो अद्यर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, मैथिक सोसाइटी, सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। बाकी तीनों ही हमारे आंसर में होंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा AC एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो कब सेटअप हुआ था सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन? 1985 में, 1994, 2004 या फिर 2016? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1994। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका मैंडेट अगर हम देखें तो इसका मेन पर्पस है एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इशूज नेशन वाइड। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये इनोवेटिव प्रोग्राम्स को डेवलप करता है एनवायरमेंट के एरिया में, एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप करता है एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड, फील्ड ऑफ एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है किस तरह का कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें इंक्लूड करी जानी चाहिए, और उससे रिलेटेड जो कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम होता है ये सारा सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन करता है। ठीक है, 1994 में इसको सेटअप किया गया था। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 5-year विजन प्लान टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ओवर द नेक्स्ट 5 years 2019 to 2024। सो 5-year विजन प्लान कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका पर्पस है हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना 2019 से 2020 के बीच में? ये इसका 5 years का टाइम पीरियड है। ऑप्शन है आपके ट्यूलिप, राइज, इक्यूब या फिर LOCF। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इक्विप। इक्विप की फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये एक 5-year विजन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका पर्पस है कि 5 years में 2019 से 2024 तक हम हायर एजुकेशन में क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। पर्पस है साथ में कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को डबल करेंगे हायर एजुकेशन में, और जो भी जियोग्राफिकल और सोशल प्रॉब्लम्स रहती हैं इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन उसको भी दूर किया जाएगा। साथ में एटलीस्ट 50 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड की टॉप 1000 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, टॉप ग्लोबल 1000 यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें पोजीशन भी करने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो ट्यूलिप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, राइज इसमें लो कॉस्ट फंड्स प्रोवाइड करे जाते हैं टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड LOCF का मतलब है लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम
फ्रेमवर्क। ठीक है। Next question is, as per new education policy 2020, Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education with 4 verticals. Which of the following will not be one of the 4 verticals of HECI? सो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लॉन्च करी गई थी उसमें एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को सेटअप करने की बात करी गई थी एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। उसके 4 वर्टिकल सेटअप करने की बात हुई है। आपको नीचे जो ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा उन 4 वर्टिकल्स में से नहीं है। पहला ऑप्शन है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, सेकंड इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, थर्ड इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल एंड फोर्थ इज स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल उसमें नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात करी गई है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंडर में हमारा एंटायर हायर एजुकेशन का सिस्टम आएगा एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। तो इसमें जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं उनको छोड़ करके जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जितने भी हमने इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जैसे UGC, AICTE, वो सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाएंगे। इसका नाम होगा HECI। ठीक है। तो ये बात करी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसमें 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स की बात करी गई है कि HECI में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 वर्टिकल्स होंगे और वो 4 वर्टिकल कौन कौन से होंगे? पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, इसका पर्पस रहेगा हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। सेकंड होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल जिसका पर्पस होगा हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करना। थर्ड होगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जिसका पर्पस होगा फंडिंग, जो भी स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स का काम रहेगा वो HEGC के पास रहेगा। एंड नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NAC जिसका पर्पस रहेगा इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो याद रखना इन 4 वर्टिकल्स को। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दिया हुआ है, उनमें क्या प्रोविजंस हैं उनके साथ में हमें यहाँ पर उनको मैच करना है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। दूसरी तरफ दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सिटीजनशिप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टाइम आप ले सकते हैं, इसको मैच करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिए हुए थे। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 2 में हमारे पास सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस हैं। पार्ट 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। यहाँ पर इनके आर्टिकल्स भी मेंशन है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 to 4 है, सिटीजनशिप इज 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स इज 12 to 35 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51। ठीक है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको थोड़े से यहाँ पर पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पॉलिटी में अब नहीं पूछा जाता है, तो लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और एजुकेशन रिलेटेड जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो, तो इनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर मिल जाए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। Next question is, which of the following article of Constitution of India states that the state shall endeavour to provide early childhood education and care for all children up to 6 years of एज। सो एजुकेशन रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सरकार ये कोशिश करेगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और केयर प्रोवाइड करेगी टू द ऑल द चिल्ड्रन अप टू द 6 years ऑफ एज। आर्टिकल 21, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 51। सो क्या होगा इसका आंसर? तो सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 45। तो 2 प्रोविजन मेन है यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले है देखो आर्टिकल 21A, ये फंडामेंटल राइट है।
ठीक है। फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। 21A ये है राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट सभी बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। शिक्षा का अधिकार ये उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 कहता है कि गवर्नमेंट की कोशिश करेगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर प्रोवाइड करेंगे टू द चिल्ड्रंस अप टू द 6 ईयर्स ऑफ एज। दोनों में यहाँ पर मेन फर्क ये है, आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा, डीपीएसपीज में आएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोविजंस को याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर है, अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स राइट टू ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उनकी चॉइस के हिसाब से। आर्टिकल 21 फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल 25 फोर्थ पार्ट, आर्टिकल 30 फर्स्ट पार्ट या फिर आर्टिकल 45 फर्स्ट पार्ट। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 30 फर्स्ट पार्ट। तो आर्टिकल 30 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है हमारे भारत के संविधान का कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, चाहे वो रिलीजन के बेस के ऊपर हों, रिलीजन बेस्ड हों या फिर लैंग्वेज बेस्ड हों, उनको ये अधिकार रहेगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 30 पार्ट 1। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।